की यानी वो रिसोर्सेज, वो एक्सहॉस्टेबल रिसोर्सेज जो एक बार यूज़ हो जाएंगे तो दोबारा से उनका रिप्लेनिशमेंट पॉसिबल नहीं है। ये रिसोर्सेज नॉन लिविंग होते हैं और ये अपने आप रिसाइकलिंग और रिप्लेसमेंट के द्वारा क्या होता है कि इनका जो है रिसाइकलिंग रिप्लेनिशमेंट है वो पॉसिबल नहीं होता। अगर अपने इनको मतलब केयरफुली यूज़ नहीं करते हैं तो एक दिन ये क्या हो जाएंगे, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। इनका इंक्रीज़ कंजप्शंस हैं वो हो रहा है, जिसके कारण से ये लगातार क्या होते जा रहे हैं, ख़त्म होने की कगार पर होते जा रहे हैं। इनको बनने में भी मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। जैसे अपने बात करते हैं फॉसिल फ्यूल की, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। आप लोगों को पता है कि कोयला कैसे बनना है। आज से 300 मिलियन ईयर पहले ज़मीन पर क्या थे, डेंस फॉरेस्ट थे, घने जंगल थे। वो घने जंगल जैसे किसी नेचुरल डाइजेस्टर बाढ़ के कारण से नीचे दब गए ज़मीन के। वहाँ पर जैसे जैसे इनके ऊपर सैंड और क्ले की लेयर चढ़ती रही तो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और एब्सेंस ऑफ एयर के कारण से ये प्लांट्स किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, कोल के अंदर कन्वर्ट हो गए। इसी तरह से मतलब इसको बनने में अब 300 मिलियन ईयर का टाइम लगता है। इसी तरह से जो सी ऑर्गेनिज्म थे जब वो डाइड हुए तो वो क्या हो गए, सी के बॉटम में चले गए। उनकी डेड बॉडी जो नीचे बॉटम में सेटल डाउन होती रही। उनकी बॉडी जब सेटल डाउन होती रही तो उसके ऊपर सैंड और क्ले की लेयर चढ़ती रही। वही हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और एयर की एब्सेंस के कारण से जो मतलब प्लांट्स थे, सी प्लांट्स थे, वो तो नेचुरल गैस के अंदर कन्वर्ट हो गए। और जो सी एनिमल्स थे वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, पेट्रोलियम के अंदर कन्वर्ट हो गए। यानी मिनरल्स है, फॉसिल फ्यूल्स हैं और कोल और पेट्रोलियम है, इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। अगर एक बार ये ख़त्म हो गए तो इसके बाद दोबारा इनको बनाना पॉसिबल नहीं होगा। अब अपने बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। वो रिसोर्सेज जो एक रीजनेबल टाइम के बाद क्या हो जाते हैं, रिप्लेनिश हो जाते हैं, उनको अपने बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फिर नॉन रिन्यूएबल रिप्लेनिशमेंट इज़ नॉट पॉसिबल, यानी इनका दोबारा से रिप्लेनिशमेंट है वो पॉसिबल नहीं है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज ये है जब तक दे रिसोर्सेज कैन बी यूज फॉर एवर प्रोवाइडेड दे आर यूज इन लिमिटेड अमाउंट्स। मतलब ये रिसोर्सेज हैं हमेशा के लिए अपने क्या करते रहेंगे, यूज़ करते रहेंगे। हालांकि ये क्या है कि कम मतलब अमाउंटेड है, इसका चाहे अमाउंट लिमिट्स है, लेकिन फिर भी अगर अपने इसको ढंग से यूज़ करते रहेंगे तो ये क्या होंगे कि हमेशा के लिए हमारे पास रहेंगे। ये रिसोर्सेज हैं ये लगातार कम होते जा रहे हैं और एक दिन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। रिन्यूएबल्स रिसोर्सेज है अबायोटिक और बायोटिक दोनों होते हैं। अबायोटिक के अंदर अपने ने अभी पढ़ा था अंडरग्राउंड वाटर है, सॉइल है। बायोटिक के अंदर फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है। जबकि अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं सारे के सारे, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, मिनरल्स है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अबायोटिक होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये अपने दे अवेलेबिलिटी कैन इंक्रीज ओनली बाय इनहेंसिंग रिप्लेनिशमेंट, यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है अपने इसको रिप्लेनिश करके दोबारा से पॉसिबल है, जैसे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, अंडरग्राउंड वाटर, सोइल। जबकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं अगर अपना इसका एक्सप्लॉइटेशन इसी तरह से करते रहते हैं, अंधाधुंध इसी की तरह से अपने इसका यूज़ करते रहेंगे तो एक दिन क्या होगा, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए इसको अपने को प्रॉपरली क्या करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे कि अंडरग्राउंड वाटर है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लैंड है, वह अगर इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जाता तो ये भी नॉन रिन्यूएबल बन जाएंगे। सिंस फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है, हालांकि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है थाउजेंड्स ऑफ ईयर लेती है, लेकिन ये रिन्यूएबल नहीं है क्योंकि बहुत सारी जनरेशन्स ऐसी होती हैं जब ये बनता ही नहीं है। तो इस कारण से अगर ह्यूमन बींग है हज़ारों साल लेती है इसको बनने के अंदर, तो नेचुरल सी बात है ये किसके अंदर आता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर ही आता है। अब जितने भी अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, उसके अंदर वेदर और क्लाइमेट है एक पर्टिकुलर एरिया का। ऑल द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, यानी जितने भी अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के वो क्या बनाते हैं, वेदर और क्लाइमेट बनाते हैं। वेदर का मतलब होता है कि हर मोमेंट ये क्या होता रहता है, टेम्परेचर है, बायोमेट्रिक प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, प्रेसिपिटेशन है यानी बारिश वगैरह है, रेनफॉल वगैरह, सनसाइन है, क्लाउडनेस है, विंड डायरेक्शन है, स्पीड है, अदर कंडीशंस है ट्रोपोस्फियर की, लोअर रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर, ये क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो यानी जो डे टू डे कंडीशन, आर टू आर कंडीशन है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, इसके अकॉर्डिंग इसको अपने क्या बोलते हैं, वेदर के नाम से जानते हैं। वेदर है डेली चेंज होता है, एक डेली वेदर रिपोर्ट है वो रेडियो और टेलीविज़न की तरह ट्रांसमिट होती है। इससे अपने को पता लगता है कि टेम्परेचर कितना है, कहीं पर रेन कितनी हुई है, बादलों का मौसम है या नहीं है, या किसी एरिया के अंदर कितनी सन है वो शाइन करता है। फिर अपने बात करते हैं क्लाइमेट की। क्लाइमेट क्या होता है कि किसी भी एरिया का एवरेज वेदर होता है। ये जनरल पैटर्न है एटमॉस्फेयर और वेदर का, कंडीशंस का बताता है। वेरिएशंस और वेदर एक्सट्रीम मतलब किसी भी जगह पर अपने क्या करते हैं कि 50 से 100 सालों का, कम से कम 30 सालों का तो अपने क्या करते हैं कि एवरेज वेदर है वो लेते हैं। जैसे डेजर्ट एरिया है यहाँ पर हॉट क्लाइमेट होता है,
स्नो बाउंड माउंटेन्स हैं, वहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो क्लाइमेट का एक एरिया का, वो क्या कौन डिटरमाइन करता है, वहाँ का टेम्परेचर है वो डिटरमाइन करता है। तो वहाँ पर किस तरह से कैसा मौसम रहेगा, वहाँ का मौसम है। जैसे अपने राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर क्या होता है कि बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है। तो बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है और मोस्टली क्या होता है कि चाहे सर्दी पड़ती है तब भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब सर्दी नहीं पड़ती है, कि मौसम है धूप वगैरह निकलती रहती है। तो यहाँ पर मोस्टली ईयर के अंदर क्या रहता है, हॉट और ड्राई क्लाइमेट रहता है। तो यहाँ का क्लाइमेट क्या माना जाता है, हॉट एंड ड्राई। केरला के अंदर मोस्टली बारिश होती रहती है तो वहाँ का क्लाइमेट वेट माना जाता है। अगर अपने असम अरुणाचल प्रदेश वाले देखते हैं देशों को, वो स्टेट्स को देखते हैं, तो वहाँ पर बरसात भी होती रहती है प्लस वहाँ का ह्यूमिडिटी रहती है। तो वहाँ के वेट क्लाइमेट को कैसा मानते हैं, हॉट एंड वेट क्लाइमेट मानते हैं। तो अपने किसी भी जगह का एवरेज वेदर पैटर्न है, जैसे 25 to 30 ईयर्स लेता है, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, क्लाइमेट के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं एयर की। मल्टी लेयर्ड गैसेज का एनवलप जो हमारी अर्थ को चारों तरफ से कवर करके रखता है उसको अपने एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर है सनलाइट को फिल्टर करके हमारी अर्थ तक भेजती है। ये अपने क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट डालती है और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, उनको भी ये क्या करती है, प्रिजर्व करके रखती है, प्रिजर्व करके रखती है। इसके 5 डिस्टिंक्ट लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्जोस्फियर। ट्रोपोस्फियर सबसे लोएस्ट रीजन है एटमॉस्फेयर का, जिसके अंदर एयर होती है और यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर होता है वो हर जगह पर क्या होता है, हीटिंग क्या होती है, अलग अलग होती है। ये अपनी अर्थ की सरफेस से लेकर 8 से लेकर 20 किलोमीटर तक फैली होती है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर जैसे क्लाउड्स फॉर्मेशन, बादलों का बनना, लाइटनिंग का चमकना, थंडरिंग तूफान का आना, थंडर स्टॉर्म यानी बादल थंडरिंग का मतलब मूसलाधार बारिश होना, थंडर स्टॉर्म आना, तूफान आना, इन सब का आना वो सारा का सारा कहाँ पर होता है, ट्रोपोस्फियर के अंदर ही होता है। ये ट्रोपोस्फियर है हमारी अर्थ की सरफेस से लेकर सिर्फ 20 किलोमीटर 8 से लेकर 20 किलोमीटर तक की क्या होती है, फैली हुई होती है। अब यहाँ पर आपको ये डायग्राम भी दिखाई दे रहा है। अपने अर्थ के ऊपर ह्यूमन बींग्स हैं, वो उसके अलावा ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग अलोंग विद ऑल अदर बायोटा, इन ह्यूमन बींग के अलावा अदर भी जितने भी बायोटिक चीज़ें होती है वो सारी की सारी किससे कवर होती है, एयर से सराउंडेड होती है। एयर एक मिक्सचर ऑफ गैसेज है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का। एयर के अंदर वाटर वेपर और एसपीएम सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल, एसपीएम तो नहीं, इसमें इन्होंने एसपीएम सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर की जगह इन्होंने सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स बोल दिया। तो एयर के अंदर वाटर वेपर्स है वो पाई जाती है, अपने को पता है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, 0.03% क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन 0.93, और इसके अलावा मॉइस्चर, डस्ट है, ये भी क्या होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। ऑक्सीजन है सभी लिविंग थिंग्स के लिए ज़रूरी है, रेस्पिरेशन के लिए, बर्निंग के लिए। एयर के अंदर 20% ऑक्सीजन होती है और इसकी जो परसेंटेज है वो हमेशा एयर के अंदर क्या रहती है, मेंटेन रहती है। इसका रीज़न क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से क्या करती है, मेंटेन रहती है। हम लोग लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन है रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इसी तरह से मतलब जो प्लांट्स है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट का यूज़ करके क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इसी तरह से नेचर के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस है वो हमेशा बना हुआ रहता है। अब है रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल, यानी क्लाइमेट के कंट्रोल के अंदर अपने एटमॉस्फेयर का क्या रोल होता है। एयर एक इनएक्सॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है जो कभी भी ख़त्म नहीं होएगा। ये कोई भी वर्ल्ड के अंदर बिना एयर के नहीं रह सकता, कोई भी प्लांट, कोई भी लाइफ, कोई भी एनिमल लाइफ, नो वो एयर के बिना पॉसिबल नहीं है। विंड्स, क्लाउड्स, रेयर, रेन, फायर्स, ना कोई हार्मफुल सोलर रेडिएशन, यानी किसी की भी, यानी अगर अपना एटमॉस्फेयर ना हो तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हैं जो उसको ओजोन लेयर क्या करती है, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि ओजोन अगर ना हो तो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या हो जाएंगी, अर्थ के ऊपर आ जाएंगी, जिसके कारण से सभी व्यक्तियों को स्किन कैंसर हो जाएगा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, इम्यूनिटी पावर ख़त्म हो जाएगी, कैटरेक्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, मोतियाबिंद बीमारी होती है आँखों की, जिसके कारण से आंखों का लेंस है वो क्लाउडी हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो एक एयर है इनएक्सॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है, वर्ल्ड के अंदर विदाउट एयर है कोई भी प्लांट, एनिमल लाइफ, नो विंड्स, नो क्लाउड्स, नो रेन, नो फायर, नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्मफुल सोलर रेडिएशन, यानी कुछ से भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। इसका कारण क्या होता है कि एटमॉस्फेयर अपनी अर्थ को ब्लैंकेट की तरह कवर करके रखता है। एयर एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। एटमॉस्फेयर क्या करता है कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है पूरे साल दिन के दौरान
और रात को बनाकर रखता है। क्योंकि देखो अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो अगर सन से अपनी अर्थ की डिस्टेंस है 15 करोड़ किलोमीटर और अर्थ सन से मून की डिस्टेंस है 14 करोड़ 97 लाख किलोमीटर, यानी हमारी अर्थ से सन की डिस्टेंस और मून से डिस्टेंस है सन की लगभग बराबर है। लेकिन अपने यहाँ पर क्या होता है कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बनता, ज़्यादा से ज़्यादा 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, और सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर पॉसिबल होता है, पोलर रीजन्स पर ही क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। अपने गर्मियों के अंदर अपना एटमॉस्फेयर है तो जिसके कारण से क्या होता है कि अपने दिन के अंदर ज़्यादा हीट नहीं आ पाती और रात को सारी की सारी हीट एस्केप नहीं होती। अगर अपना एटमॉस्फेयर नहीं होता तो सारी की सारी हीट चली जाती अपने अर्थ से ऊपर, और जिसके कारण से अपनी अर्थ का टेम्परेचर रात को क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे ये बता रहा है कि मून की डिस्टेंस सन से हमारी अर्थ के लगभग बराबर है, लेकिन वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, तो इस कारण से वहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, रात को -190 डिग्री सेंटीग्रेड और दिन के अंदर क्या होता है 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। मून का टेम्परेचर है मतलब दिन के दौरान जब सूरज का टाइम होता है डे के दौरान 110 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, और रात को डार्क पीरियड के दौरान क्या हो जाता है 190 डिग्री हो जाता है। जबकि हमारी अर्थ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अगर अर्थ पर भी ऐसा होता तो क्या होता कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। अभी अपना 50 डिग्री टेम्परेचर होता है तो अपना रहना क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस कारण से क्या होता है कि ये जो है टेम्परेचर है अपना बढ़ता नहीं है। अगर अपने अदर प्लैनेट्स की बात करते हैं जैसे वीनस और मार्स है, तो वीनस और मार्स पे तो क्या है, मोस्टली वीनस के ऊपर तो क्या है 95 से 97% कार्बन डाइऑक्साइड है। अपने यहाँ पर तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, तो भी अपनी अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। अपने क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग जिसको बोलते हैं। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसने क्या कर रखा है, अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरह। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भारी होती है, अपने पेड़ों को काटते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो लोगों को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। बर्निंग के प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन का यूज़ होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो इस कारण से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, लगातार अर्थ पे बढ़ती जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है हैवी होती है, इस कारण से ये ऊपर तो जाती नहीं है, इसने अपनी अर्थ को क्या कर रखा है, ब्लैंकेट की तरह कवर कर रखा है। तो जो सन की हीट है वो इसको पार करके अर्थ पे तो आ जाती है, लेकिन जब अर्थ से वापस लौट कर जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, उस हीट को ट्रैप कर लेती है, जिसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड है एयर के अंदर वापस नहीं जा पाती। इसलिए अपनी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। सिर्फ 0.03% होने के बावजूद अपनी अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है। तो वीनस पर तो क्या है 95 से 97% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो अपने एयर जो अर्थ का कंपोजिशन है एयर का बिल्कुल सही है, जिसके कारण से यहाँ पर क्या है, लाइफ पॉसिबल है। बाकी किसी भी प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर विंड्स के बारे में, रेन के बारे में, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इनके क्या हार्मफुल इफेक्ट है इनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।